Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम आमिर अफ्ताब फिरोजाल. So without wasting any time, let us start the video. So today's our topic of concern is the making of the Constitution of India. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में आते हैं. इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So the constitution is a set of fundamental principle according to which states or other organization govern. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल है जिससे जितने भी ये सारे स्टेट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी उससे गवर्न करती हैं, सारे उससे उसके सिद्धांत पे चलते हैं, उसी के अधीन चलते हैं. सो द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट गिवन बाय एम एन रॉय थे. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था इन 1934 में. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था. फिर अगर देखा जाए कि इन 1936 की अगर बात की जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ICN, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लखनऊ सेक्शन. तो आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो किस सेशन में किया था? वो लखनऊ सेशन में किया था. एंड द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो उस वक्त की प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, was framed by the Constitution of India set up under the cabinet mission plan, जो हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत फ्रेम की गई थी. और जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो 16th of May 1946 को ये बना था. ठीक है जी. फिर अगर हम देखें द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या थी. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज प्रिंसिपल गोल इज टू ड्राफ्ट और अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका एक प्रिंसिपल गोल, जो एक फंडामेंटल गोल, या एक हम कहेंगे उसको एक सिद्धांत था, उसका ये सिद्धांत था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना था, उसको अडॉप्ट करना था और ड्राफ्ट भी करना था. सो द टोटल, अगर हम कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो 389 थी. ठीक है. ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी. और जो 93 सीट्स थी टू द प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट थी. ठीक है जी. फिर उसके बाद अगर देखें हम, आउट ऑफ 296 सीट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, जो अलॉट की थी ब्रिटिश इंडिया को, उसमें से भी अगर हम देखें 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंस. जो हमारे 11 गवर्नर प्रोविंस थे, वहाँ से वो सीट्स ली गई थी. एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लिए थे. और जो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, ये आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से थे. इसमें अगर सबसे पहले हम देखें चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थे, उसमें से सबसे पहले देखें दिल्ली था, दिल्ली. उसके बाद अगर देखें हम अजमेर, क्रूग, उसके बाद मरवार और ब्रिटिश बल्टिस्तान का एरिया जो था वो इसके अंडर आ रहा था. ठीक है जी. इसमें वो जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो ये थे, ये भी मतलब ऐड किए गए थे. फिर अगर देखा जाए इन अकॉर्डिंग्स विद द नंबर, अगर पूरी पॉपुलेशन को देखा जाए, पॉपुलेशन को मद्देनजर रख के, तो सीट्स गिवन टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वाज टू बी स्प्लिट अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज. जो 3 मेन कम्युनिटीज थी उनमें स्प्लिट की गई, दैट इज द मुस्लिम, सिख्स एंड द जनरल. इन सब में जो है वो स्प्लिट की गई. ठीक है. फिर उसके बाद देखें द प्रोपोर्शंस टू देयर
रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, और जो रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन थी उसके प्रोपोर्शंस पे ये जो सीट्स थी स्प्लिटेड, दैट इज स्प्लिटेड बिटवीन द मुस्लिम, सिख्स एंड द जनरल। फिर देखा जाए अगर the member of the this community were to be elect their representative in the provincial legislative assembly में की है, and voting was to be done using the proportional representation method by the single transferable vote से जो थी ये इनकी वोटिंग की गई थी। एंड उसके बाद अगर देखें द प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेशंस वर टू बी चूजन बाय द प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट्स ने ही चूजन की थी अहेड। एज अ रिजल्ट इट इज apparent that the constituent assembly, जो हमारी constituent assembly थी, were to be the body that was to be partially elected and partially appointed। मतलब अगर देखा जाए हमारी जो constituent assembly थी, it is clear that the constituent assembly was partially elected and partly nominated, कुछ elected थी और कुछ nominated थी, और जो member थे were indirectly elected by the member of the provincial assembly, provincial legislative assembly से ही वो चुने थे, who were themselves were elected on the limited franchise से वो elect किए गए थे। फिर अगर हम देखें इन जुलाई अगस्त 1946, अगर हम जुलाई दिस 1946 की बात करें, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 290 सीट्स, जो हमारे पास 296 सीटें थी, अपोर्शनाइज्ड टू द ब्रिटिश प्रोविडेंस वाज हेल्ड, ये हुई। उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी INC, इसने 208 सीट गेन की। और अगर देखा जाए जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने 73 सीट्स गेन की, एंड द रिमेनिंग 15 सीट, जो कुछ 15 के करीब सीट्स बच गई थी, वो जो वहाँ के कुछ टिनी ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उन प्रोविनेंस, तो उनको देते गए, ठीक है। फिर अगर देखा जाए द 93 सीट्स गिवन्स टू द प्रिंसली स्टेट, जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई थी। होएवर वर नॉट फिल्ड बिकॉज दे चूजन टू बाइकआउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे बाइकआउट कर दिया था। फिर अगर हम देखें जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने कैसे वर्क किया, हाउ दे वर्क। सो सबसे पहले क्या हुआ, अगर देखें हम, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन डिसम्बर 9 1946 को ये हेल्ड हुई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी, हमारी जो मुस्लिम लीग थी जो, उसने क्या किया, उसने बाइकआउट कर दिया फर्स्ट मीटिंग में से। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट, जिसको हम इंटरिम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट टाइम पे वो जो थे हमारे, उनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया। मतलब ये सब कुछ इलेक्शन से पहले हुआ। जैसे ही इलेक्शन हुआ, आफ्टर द इलेक्शंस वर हेल्ड, जैसे ही इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति, पहले प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने इलेक्ट किया, एंड दे हैव इलेक्टेड HC मुखर्जी, जो हमारे HC मुखर्जी थे, HC मुखर्जी, उनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बनाया, ठीक है जी। फिर देखा जाए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में मैंने देखा है, UPSC एग्जामिनेशंस में, JKPSC एग्जामिनेशन में, कि हु इज रिगार्डेड एज द कंस्टिट्यूएंट और हु इज अपॉइंटेड एज द कंस्टिट्यूएंट एडवाइजर ऑफ द असेंबली। सो इसका आंसर हमेशा रहता है सर BN राव। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली थे वो कौन थे, वो हमारे BN राव थे। फिर अगर देखा जाए मेंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो हमारे मेंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थे, हु वर स्टेड अवे फ्रॉम द प्रोसीडिंग इनिशियली आल्सो पार्टिसिपेट, जो मेंबर हमारे प्रिंसली स्टेट्स के थे, जो हमारी 93 प्रिंसली स्टेट थी जो हुए थे, इनिशियली कुछ ऐसा हुआ कि कुछ वहाँ से प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने वहाँ से पार्टिसिपेशन भी की। फिर देखा जाए ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके कुल मिला के अगर हम देखें 11 सेशंस हुए थे, 11 सेशन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने सेशन हुए थे, तो ये 11 सेशन हुए थे। और फिर इस पूरे 11 सेशन जो थे, ये इस पूरे सेशन को कंप्लीट होने में कितने दिन लगे थे हमारे पास, कितने ईयर लगे थे, सॉरी, तो ये लगे थे हमारे पास 2 year 11 months
एंड 18 डेज ये लगे थे, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेशन थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुए। और यही डेट जो है वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। फिर अगर देखा जाए जो हमारा सेशन था, लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हेल्ड हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमेटी अमंग देमसेल्फ, ठीक है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और इसके जो चेयरमैन थे, इट वॉज चेयर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर किया था। ही प्लेड अ पाइवट रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पाइवट रोल प्ले किया था उन्होंने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने में। और उसके बाद अगर देखा जाए द कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948। 1948 में जो उन्होंने पहला ड्राफ्ट था वो कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद क्या हो, द सेकंड ड्राफ्ट वाज पब्लिश आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन चेंज। कुछ चेंज हुए थे, कुछ अमेंडमेंट्स आई गई। उसके बाद जो पब्लिकली ये जो हमारा सेकंड ड्राफ्ट था वो पब्लिश जो हुआ था वो दिस वन इज अक्टूबर 1948 में ये जाके पब्लिकली पब्लिश हुआ था, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें क्या क्या थे, कौन कौन से मेंबर्स थे। सो द ड्राफ्टिंग कमेटी विच बोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ द रिसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम जुलाई दिस, ये जो हुआ था इसका 1947 टू दिस वन इज 1948 तक हुआ था, वॉज फॉर्म्ड। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ड्राफ्ट था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ये तैयार करके रखा था, ये हमारा 29 अगस्त 1947 को ये फॉर्म्ड हो गया था। सो इसके जो मेंबर थे, जो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो मेंबर थे, सो हमारे मेंबर थे सबसे पहले अगर देखा जाए जो चेयरमैन थे वो हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर देखा जाए एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। अगर फिर हम देखें, हमने जो तीसरे मेंबर थे वो थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अगर फोर्थ वन देखें हमारे वो थे के एम मुंशी, और ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट थे हमारे के एम मुंशी। फिर उसके बाद देखें सैयद मोहम्मद सैदुल्ला थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें 6 नंबर पे जो हमारे थे एन माधवन राव थे। और बाद में ड्यू टू उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रही थी, उनको जो रिप्लेस किया था वो किया था बी एल मित्रा ने रिप्लेस किया था। उसके बाद अगर देखें हमारे जो 7th मेंबर थे वो डी पी खैतान थे। इनको भी ही इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय द टी कृष्णा अमचारी ने इसको किया था आफ्टर जो हमारे डीपी खैतान थे, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है जी। फिर अगर हम देखें हमारे एक इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। अगर देखें हम इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुए, सबसे पहले अगर देखें फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली। जो हमारा था वो 1948 को हमारा जो ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस हो चुका था। फिर उसके बाद कि आफ्टर सब्सिक्वेंट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्ट, काफ़ी सारी रीडिंग्स उस पर हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट एंड गिव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। ये जो हमारा तैयार हो चुका था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कंप्लीट ऑन दिस डेट इज 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद देखेंगे सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम ऑन टू द अबो मेंशन्ड डेट में कुछ प्रोविजन जो आ चुके थे। होएवर द मोस्ट प्रोविजंस, उसमें बीच काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है दैट केम इनटू द फोर्स ऑन जनवरी 26 1950 को ये सारे आ गए थे। लेकिन उसके पहले भी कुछ जो प्रोविजन थे वो शुरू हो चुके थे। जैसे अगर हम देखें एट दैट टाइम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ दिस
दिस 1947 जो था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वो रिपील हो चुका था, और उसके बाद द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ये जो थे ये रिपील हो चुके थे। उसके बाद इंडिया सीज टू बिकम अ डोमेन ऑफ द ब्रिटिश, और जो हमारा इंडिया था वो पहले डोमेन था, डोमेन, डोमेनियन, डोमेनियन। सो डोमेनियन क्या होता है? डोमेनियन देखा जाए जो हमारा पार्शली इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, जो पूरी तरह से आज़ाद ना हुआ हो, उसको हम डोमेनियन कहते हैं, जो पार्शली इंडिपेंडेंट हो। और हमें जो था वो हमें चाहिए था कौन सा? तो जो हमें था वो हमें डोमेनियन नहीं चाहिए था, हमें सोवेरियन चाहिए था। वी नीड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद देखें अगर हम, दिस डेट इज रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है, कि डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट किस डेट को कहते थे। तो उसके बाद दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सबको पता है इसको रिपब्लिक डे भी हम सेलिब्रेट करते थे, ठीक है ना। उसके बाद दिस डे वाज चूजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मार्कर टू पे द होमेज टू द पूर्ण स्वराज। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1946 को अडॉप्ट हो चुका था, लेकिन कुछ महीने हमने इसको डिले किया। हमने इसको 26 जनवरी 1950 में इसको हमने इन्फोर्स किया। क्यों किया? क्योंकि लाहौर सेशन में जो 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, उसी के लिए हमने ये सारी चीज़ को नवंबर 26 को डिले करके हमने जो डेट है इसकी 26 जनवरी 1950 को रखी, ताकि हम जो पूर्ण स्वराज का जो दिन था उस दिन को हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट करें, ठीक है जी। फिर अगर देखें हम दिस द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हुआ, जैसे हम देख लें 9 दिसंबर 1946 को द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हेल्ड हुई थी। फिर दिस 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद अगर देखें और थोड़े से इवेंट्स अगर हम नीचे देखें, हमारे पास अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड विद बी आर अम्बेडकर एज अ चेयरमैन। इन्होंने बी आर अम्बेडकर को, हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनको चेयरमैन अपॉइंट किया। फिर अगर देखें हम दिस नवंबर 4 1947 को जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने सबमिट किया, ठीक है जी। फिर देखें जो हमारा ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट कब हुआ था, हमारा ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट कब हुआ था? दिस वन इज़ नवंबर 26 1949 को हमारा जो ड्राफ्ट था वो एकदम कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद नवंबर 1949 को द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन, उसके बाद साइन हो गया, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लीगली इन्फोर्स हो गया था 26 जनवरी 1950 को। फिर अगर हम थोड़ी सी एक इसकी क्विक रिवीजन भी लेते हैं, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें क्या मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स आए। अगर सबसे पहले हम देखें जो हमारा, अगर हम देखें हमारा जो दिस वन इज ओरिजिनल दिस वन इज ओरिजिनल मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारे ओरिजिनल मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अगर देखे जाए हमारे पास 389 कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे पास मेंबर थे। फिर हम अगर देखें जो कि द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अगर फ्लो चार्ट में देखें, सबसे पहले जो इवेंट्स आए थे वो क्या क्या इवेंट्स थे। इन दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी। फिर अगर हम सेकंड इवेंट देखें, हमारे पास जो था सेकंड इवेंट, उसमें क्या होता है? दिसंबर 11 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने जो था वो इलेक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर तीसरा इवेंट्स हम देखें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 29 अगस्त 1947 को जो था वो क्या हुआ हमारा, तो
जो हमारा जो तीसरा इवेंट्स था वो अगस्त 29 1947 को अगर देखें तो उधर क्या हुआ था हमारे पास, ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ चेयरमैन। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उनको अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर अगर हम फोर्थ वन देखें हमारा इवेंट जो था, इन नवंबर 1947 को जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्होंने सबमिट किया। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ इवेंट था उसमें क्या हुआ, ऑन 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो सिक्स इवेंट था हमारा, इन अगेन इन नवंबर 26 1949 को जो हमारा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइन हुआ। और साइन होने के बाद अगर हम देखें जनवरी 26 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लीगली इन्फोर्स हो चुका था। फिर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी क्विक रिवीजन लेते हैं जो अभी हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें ओरिजिनल दिस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओरिजिनल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले अगर देखें द ओरिजिनल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो ओरिजिनल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हमारे पास कितने थे? तो ओरिजिनल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 मेंबर थे। अगर उसमें भी हम देखें, हम अगर इसकी ब्रेकेज देखें तो हमारे पास जो दिस वन इज 296 मेंबर जो थे हमारे पास, दैट वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड थे। फिर अगर हम देखें हमारे पास जो 93 मेंबर जो थे, 93 मेंबर वो हमारे प्रिंसली स्टेट्स के थे। फिर अगर देखें हमारे पास जो चार मेंबर थे वो हमारे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस में से थे, जिसमें दिल्ली, उसके बाद हमारे पास दिल्ली थे, अजमेर और मरवार थे, क्रूक थे और ब्रिटिश बल्टिस्तान थे। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टोटल 389 मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने जो पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया था उसमें यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड। कुछ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और कुछ हमारी जो थी वो पार्टली अपॉइंटेड थी हमारी, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी पार्टली अपॉइंटेड हुई। और ये जो मेंबर थे ये सारे लिमिटेड दिस वन फ्रेंचाइजी से जो थे इनको इलेक्टेड किया गया था। फिर अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट इवेंट जो था उसमें क्या हुआ था, हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारी जो थी ये मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद अगर देखें उस मीटिंग में क्या हुआ, जब हमारा वो मीटिंग में नहीं, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उनको जो था वो इंटरिम प्रेसिडेंट वहाँ पे उनको इलेक्ट किया था। इंटरिम प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया था। फिर उसके बाद अगर देखें क्या इवेंट्स हुए थे, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या क्या था, हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया था। और उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट इवेंट में क्या हुआ था, एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इवेंट देखें जो हमने अभी स्टडी करे हैं, उसके बाद अगर हम इवेंट्स नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 11 दिसंबर 1946 को जो थे हमारे पास बी एन राव को हमें
जो अपॉइंट किया था कंस्टिट्यूएंट एडवाइज़र ऑफ द असेंबली किया था। उसके बाद अगर हम देखें बी एन राव के बाद इन 13 दिसंबर दिस 1946 को एक जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको हम कहते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था एंड दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जैन 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ दिस 1947, ये जो था रिपील हो चुका था। सो असेंबली वाज मेड अ फुल सोवेरियन बॉडी। उसके बाद जो हमारी असेंबली थी वो एक पूरी सोवेरियन बॉडी बन गई थी, सोवेरियन बॉडी। ठीक है जी, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, हमें डोमिनियन नहीं रहना था, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो उसके बाद असेंबली के दो काम थे हमारे। एक तो सबसे पहले उसका काम था कि टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। और दूसरा उसका काम था कि असेंबली का असेंबली बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी। उसको मतलब टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्लीज्ड, मतलब जो जैसा वो चाहे वो बना सकती थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो दूसरा फंक्शन था उसमें क्या था, असेंबली बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी, वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और उसके दो काम थे, ठीक है ना। सबसे पहले था कि मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसका था इनेक्ट करने थे कुछ ऑर्डिनरी लॉज जो थे एनेक्ट करने थे, ठीक है जी। और इसमें अगर देखा जाए, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपील द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसको भी रिपील कर दिया। उसके बाद इन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो था 1935, उसको भी इसने रिपील कर दिया। व्हेन इट बिकम इफेक्टिव, जो वो इफेक्टिव आई थी हमारी 26 जनवरी को, जैसे ही वो इफेक्टिव में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो इन दोनों एक्ट्स को, द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1946 और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इन दोनों को रिपील कर दिया गया। और जो थी इंडिया सीज टू बिकेम द डोमेन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडिया जो थी वो ब्रिटिश डोमेन का हिस्सा नहीं रही और इंडिया जो थी वो फुल सोवेरियन बॉडी बन गई। और सोवेरियन बॉडी ऑफ कोर्स बन गई। उसके बाद दे हैव अ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड विद रिपब्लिक जो थी वो इंडियन जो थी वो रिपब्लिकन स्टेट बन गई, एक रिपब्लिकन यूनियन बन गई। और उसके बाद अगर देखें कुछ जो आर्टिकल्स थे, अगर आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स जिसमें आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, दिस वन, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 60, 324, 366, 367, 389, 388, उसके बाद जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 388, 391 और 393 एंड 394, ये जितने भी आर्टिकल्स थे केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1946, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको ये क्योंकि जो हमारी असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एकदम कंप्लीट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। और तब से ही ये जो आर्टिकल थे ये हमें कुछ ऑर्डिनरी रूल्स भी तो इनेक्ट करने थे, वो भी तो हमें इन्फोर्स करने थे। तो ये सारे आर्टिकल्स जो थे इन्फोर्स हो गए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी
1950 को ये सारे जो थे वो बाकी जो आर्टिकल्स या बाकी कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स में आया। सो फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ और इवेंट्स जैसा कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसके बाद अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को जो था उसको जो चीयर किया था जो चीयर्ड बाई जो चीयर्ड था उसको चीयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको चीयर किया था, जो हमारी प्रसाद ने चीयर किया था। और नंबर 2 पे अगर देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी था उसको तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चीयर किया था, और जो constituent sorry, this not constituent body, this legislative body जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको जो चेयर किया था वो किया था GV मावलंकर ने चेयर किया था। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि 24 जैन 1950 और क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई। हमारा नेशनल एंथम वो अडॉप्ट किया गया। उसके बाद अगर देखें हम नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट प्रेसिडेंट दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो अपॉइंट हुए। फिर अगर एक और कुछ इवेंट जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 22 जुलाई 1947 को जो था वो हमारा नेशनल फ्लैग उसको अडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ और जैसे मैं इवेंट्स रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे कि जिसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर थे 380 जो हमारे जो मेंबर थे 284 मेंबर थे जिन्होंने ऑफिशियली कॉपी जो कॉपी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर साइन किया था। और उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था उस पर हमारे पास 395 आर्टिकल्स प्लस अगर देखें हमारे पास एक प्रियम्बल था, प्रियम्बल प्लस 8 शेड्यूल्स, और हमारे पास प्लस 22 पार्ट्स बन के रेडी थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो ये 284 मेंबर थे इसमें से भी 299 मेंबर्स ने जो थे वो प्रेजेंट थे, और जो 15 मेंबर थे इनमें से वो उस टाइम पे एब्सेंट थे। ठीक है जी। फिर अगर हम कुछ देखें जैसे कि कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सबसे पहले जो था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बोरोइंग या बोरोड मटेरियल कहते हैं, बोरोड मटेरियल। ठीक है जी। क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम रिफर टू एज अ बैग ऑफ बोरोइंग, ये बैग ऑफ बोरोइंग है क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिए गए हैं, जैसे यूके से, यूएसए से, फ्रांस और यूएसएसआर से लिए गए हैं। और इसमें ऐसा था कि इन सब कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे BR अम्बेडकर जी ने पढ़ा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे ही ऑलमोस्ट स्टडी 60 कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की ट्रेडिशंस, उसके हिस्टोरिकल, उसके जियोग्राफिकल और कल्चर डाइवर्सिटी को मैच करेगा, उन्होंने उसी के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो एक वन ऑफ द बेस्ट कैलीग्राफर ऑफ दैट टाइम दैट इज sorry, this not Bioper, it's
प्रेम बिहारी, सो वन ऑफ द बेस्ट कैलीग्राफर जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन्होंने जो था एक इटैलिक फ्लो में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है जी। सॉरी। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारा जो इटैलिक स्टाइल में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और ये क्वेश्चन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए कि किस पेन से उन्होंने लिखा है। तो ही यूज्ड दिस 254 नंबर 303 पेन होल्डर निब, दिस होल्डर निब। तो इसको इस्तेमाल करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि किस पेन से उन्होंने लिखा। तो इनको लग गए ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए इनको ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इटैलिक फॉर्म में लिखने के लिए। और इस चीज़ के लिए उन्होंने कोई फ़ी डिमांड नहीं की। और उन्होंने ये कहा था कि हर पेज जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है जी, उन्होंने ये बोला था। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो, अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु साइंड फर्स्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पहला साइन किसने किया था, ठीक है जी। ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि पहला साइन जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किसने लिखा था। एंड लास्ट जो साइन था, जो लास्ट मेंबर थे वो कौन थे जिन्होंने इन पे साइन। चलो लास्ट में आपको बता देता हूँ, लास्ट पे जिन्होंने सिग्नेचर किया था उनका नाम था फिरोज गांधी। तो आपने फर्स्ट बताना है मुझे और ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि इन दिस अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, दैट कंप्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट 1.46 लैक्स वर्ड्स इसमें कंप्राइज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इट टुक, अब सबको पता है, इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद अगर एक और पॉइंट डिस्कस करें हम आपके सामने कि जो इनके पेज थे वो डेकोरेटेड बाय द शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे जिन्होंने इनको डेकोरेट किया। सो देखें जो जितना भी हमारा जो पेज से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के उनको जो डेकोरेट किया था वो एक एवरी पेज डेकोरेटेड बाय द शांति निकेतन, शांति निकेतन आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ये सारा जो था इनको डेकोरेट किया था। और इन जो ये डेकोरेट करने वाले थे उनमें अगर हम देखें सबसे पहले जो थे वो हमारे ब्योहर राम मनोहर सिन्हा थे और साथ में नंदलाल बोस थे, ठीक है जी। ये जो थे हमारे यहाँ पे शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे जिन्होंने हमारे जो डेकोरेट किया था जितने भी पेज थे उनको। फिर उसके बाद अगर देखें हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है कि इसमें एक अमेंडमेंट हुई थी जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 कहा जाता। तो इसको इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए थे जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें को इंक्लूड किया गया था।
उसके बाद अगर देखें आपके लिए ये स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि हु इज द फाइनल आर्बिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल आर्बिटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद अगर देखें हमारे पास जैसा कि मैं कुछ और पॉइंट रिकॉल कर पाऊंगा, लाइक हाँ एक और पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है और किस मुल्क का है, किस कंट्री का है, और उसमें वोट्स कितने हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट जो था वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर जो हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओरिजिनल, ठीक है जी, ओरिजिनल जो कॉपी है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी 3 कॉपीज़ हैं, ठीक है ना, और वो जो 3 कॉपी हैं वो बड़ी सेफली ही केप्ट करके रखी हुई हैं एक हीलियम फील्ड केस में, जो कि हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी जो हमें हमारी कंट्री की जितनी भी वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट भी मिला है, ठीक है जी, वोटिंग राइट भी मिला है। उसके बाद अगर देखा जाए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो है वो एक सुप्रीम लॉ है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिविंग, दिस वन इज लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अवर सुप्रीम लॉ इज रिफर टू एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो इसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और हम इसको हार्ट एंड सोल भी कहते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है, दिस वन इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो इट is considered as a heart and soul of the constitution. So यही जो है article 32 that guarantees the fundamental rights of the individual, it is what make all the right effective, और ये सारे rights को effective भी करता है, ठीक। और उसके बाद अगर देखा जाए कुछ पॉइंट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफ़ी सारी मेजर्स और माइनर कमेटीज़ भी थी, इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हैं। जैसे अगर हम देखें हमारी जो यूनियन कमेटी है, यूनियन पावर कमेटी, ये मेजर कमेटीज़ में आती है, मेजर कमेटीज़ में आती है। अगर हम देखें यूनियन पावर कमेटी, तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें, इनके भी जो चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखा जाए अगर नंबर दिस थर्ड वन इज प्रोविनेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की आप सबको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के, वो भी सरदार पटेल थे। उसके बाद कुछ माइनर्स कमेटीज़ भी हैं, जिसमें अगर देखें हम फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आने के चांसेस नहीं होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने के चांसेस हैं। और अब हम देखते हैं कुछ हमने वन लाइनर भी आपके लिए फ्रेम करके रखे हैं, हम उनके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि इवोल्यूशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ। अगर हम देखें द आइडिया ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने किया था? आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली M.N. रॉय ने दिया था, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर अगर देखें द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किस चीज़ के तहत बनी थी, फ्यूचर टू ड्रॉन अप फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। सो ये कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीफ आर्किटेक्चर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन
वाज मेड बाय दुनिया में सबसे पहले किसने, वर्ल्ड में सबसे पहले किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना शुरू किया था, तो वो था हमारा अमेरिका ने ये हमें आइडिया दिया था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द इंडियन टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by the committee headed by Jawaharlal Nehru, which is known as, जो headed की थी हमारे, सॉरी नॉट दिस जवाहरलाल नेहरू, दिस मोतीलाल नेहरू। सो ये हमारी नेहरू रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इलेक्टेड बाय द प्रोविडेंशियल असेंबली से वो इलेक्ट हुए थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड into the preamble by the constitutions by 22nd amendment act of 1976। तो सोशलिस्ट वोट भी हमारा जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। फिर उसके बाद फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कंसेप्ट ऑफ 5 year बॉडीड इनटू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसएसआर से हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 5 year प्लान जो है वो बारो किया गया है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से बारो किया है, वो साउथ अफ्रीका से किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, तो ये कौन सी है, ये हमारी अमेरिका और ब्रिटेन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज़ ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया द किंग वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पहला किंग था जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसेप्ट दिया था, दैट वाज द चोलास डायनेस्टी के जो थे उन्होंने किया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन योर स्क्रीन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी। फिर अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, विच चार्टर एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी टू मेक by rules, laws, regulations in conformities with the British law। so ये चार्टर एक्ट ऑफ 1726 से ये। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज हु स्टार्टेड द ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। सो जो ड्यूल गवर्नमेंट थी बंगाल में वो किसने स्टार्ट की थी, वो रॉबर्ट क्लेव ने स्टार्ट की थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारन हेस्टिंग। सबको पता भी है और काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज हु इज़ द फर्स्ट रिटन विच इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज विच एक्ट created for the first time in India the government of India। so ये जो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 ने ये क्रिएट किया था। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट को जो क्रिएट किया था वो किस एक्ट ने किया था, वो था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के एक्ट से ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वो क्रिएट हुआ था। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर दिस। ये कुछ मिस प्रिंट है, इसमें टाइपिंग एरर है, सो इस क्वेश्चन को हम साइड पे रख देते हैं। विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया, किस एक्ट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में उसकी जो बिगनिंग की थी वो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। फिर उसके बाद अगर हम देखें विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को रिजेक्ट करने के लिए किस प्लान ने ये बात रखी थी, कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बात रखी थी। द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अकॉर्डिंग टू, ये किससे हुआ था, माउंटबेटन प्लान से हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फेडरल फीचर जो इंडियन गवर्नमेंट था वो किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, विच फीचर वाज बॉर्डर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको सबको पता ही है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सारे जो हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। फिर अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को सपोर्ट करता है, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज the Constituent Assembly of India was created as per the proposal of कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल से Constituent Assembly बनी थी। And the next point on your screen is in which year did the CRIP mission came into India? 1942 को CRIP mission इंडिया में आया था। And the next point is the Constituent Assembly set up under the कैबिनेट मिशन प्लान हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ, आपको पता ही है कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी, 389 स्ट्रेंथ थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिगर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आती है और लोग वहाँ पे जितने भी एस्पायरेंट हैं 296 या 292 उसको फिगर को मॉक करके आ जाते हैं। तो हमने देखना है द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद, उसके बाद हमारे पास 299 उसकी सीट्स बच गई थी। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट point on your screen is how many committees were set up by the Constituent Assembly for framing the Constitution? कितनी committees बनाई थी? 13 committees बनाई थी। फिर अगर हम next point देखें, which of the following acted as the constitutional advisor of the Constituent Assembly? B.N. राव जो हैं वो Constituent Advisor थे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। Demand for Constitution framed by the Constituent Assembly was made by this महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, द आइडिया ऑफ द Constituent Assembly to frame the Constitution for the first time mooted by, सो ये किसने किया था? स्वराज पार्टी इन 1928 को बनाया था। फिर अगर हम देखें, हु स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947, तो हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसकी प्रेजेंटेशंस दी थी। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, When was the objective resolution moved and adopted? कब मूव हुए थे? ये हुआ था हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 13/12/1946, और जो ये अडॉप्ट था ये हुआ था 22 जन 1947 को ये अडॉप्ट हुआ था। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में मेरे मुंह से पोर्शन निकल रहा है पॉइंट की जगह पे, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। The member of the Constituent Assembly was elected by Provincial Assembly. And the next point on your screen is the Constitution of India, जो हमारा Constitution है इंडिया का, that is partly rigid और partly flexible भी है हमारा जो Indian Constitution है। And the next point on your screen is the Constitution of India describe India as the union of the state, सबको पता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, दिस इज़ अ बेसिक लेवल क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये आ भी चुका है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें अपनी स्क्रीन पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज़ द फीचर कॉमन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन इज़, जो कॉमन फीचर है वो सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाइनल अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, हेंस दिस डे इज रिफर टू एज रिपब्लिक डे। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक लॉ, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है, ये डायनामिक लॉ है अबव एवरीथिंग। फिर अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजन प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिटेशंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट आर इस्टेब्लिश बाई, फंडामेंटल ऑर्गन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्टेब्लिश करता है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप आर कंटेन्ड इन, तो ये जो था एक्ट दैट इज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 19
55 में जो पास हुआ था सिटीजन एक्ट के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें अपनी स्क्रीन पे, हु सेड दोज हु अटैक कांग्रेस एंड स्पेयर नेहरू आर फूल, दे आर नॉट नोन एज दे डू नॉट नो द ABCs ऑफ पॉलिटिशियन। ये किसने कहा था? ये हमारे आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है जी। हु इज नेम what is the name given to the Ambedkar horse built for himself? Horse actually, not this horse. I have to repeat again. What is the name given to the Ambedkar house built for himself, his family and book at दादर इन बॉम्बे? तो उसको राजगृहा कहते थे। ठीक है जी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो होली रिटन है, हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लेंथी एंड रिटन। अब देखिए जाए कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? काफ़ी टाइम पे बच्चे ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट जितने भी एस्पायरेंट है, कि रिटन जो होता है वो लिखित में होता है और जो अनरिटन होता है वो लिखित में नहीं होता। ऐसा नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखित में होता है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी लिखा ही होता है, मगर उसकी एक कंसोलिडिफाइड और एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होता है, मगर वो अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, कि जो हिंदी कैलीग्राफर थे हमारे, हिंदी कैलीग्राफर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कृष्णा वैद्या, उनका नाम था, जो हिंदी कैलीग्राफर थे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो फर्स्ट रीडिंग थी उसकी डेट काफ़ी बार मैंने एग्जामिनेशंस में देखी है, किस डेट को वो रीडिंग हुई थी। जो फर्स्ट रीडिंग थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने में, वो थी दिस Feb 4 19 दिस 48। फिर उसके बाद जो सेकंड रीडिंग थी उसकी डेट काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं। जो सेकंड रीडिंग थी वो मेरे ख्याल में 15 नवंबर 19 दिस 48 को हुई थी। फिर थर्ड रीडिंग कब हुई थी? जो थर्ड रीडिंग थी वो दिस 14 नवंबर 19 दिस 49 को हुई थी। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। जो पहली रीडिंग थी उसमें क्या होता था? असेंबली हैड अ ग्रेट जनरल डिस्कशन इट फॉर अ 5 डे, 5 दिन तक वो डिस्कशन करते रहे। फिर जो सेकंड रीडिंग थी उसमें जो प्रपोज थे वो जो अमेंडमेंट थी 7,635 अमेंडमेंट्स जो थी वो रखी गई थी, और उसमें से भी ये जो थी 2473 समथिंग जो थी वो डिस्कस की गई थी। फिर उसके बाद थर्ड जो रीडिंग हुई थी तो वो हमारा लास्ट सेशन ऑफ द असेंबली था, जो कि दिस लास्ट सेशन जो हमारा असेंबली का था वो हेल्ड हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और उसमें ही अननामिसली इलेक्टेड किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें से जितने भी मेंबर थे 284 जो मेंबर थे उन्होंने सिग्नेचर किया था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सो विद दिस आई हैव दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत ही यूज़फुल रहेगा, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल के मीडियम से दे रहा हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे हम डेली वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। आई हैव गॉट द बेस्ट टीम, हमारे पास एक बेस्ट टीम है हमारी फाउंडेशन में, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। तो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन को तैयार करने में ये लेक्चर वीडियोज़ बहुत मदद भी देंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो इसकी वजह से मुझे इसको इन ब्रीफ अगर ये बोलूँ
तो दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। इसमें से काफ़ी सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन को क्या करता है, वो रिलेट करता है पॉलिटिक्स को, और जो करंट में पॉलिटिक्स चल रही है उसके साथ रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम करेगा, और वो फिर एक वेल डिफाइन क्वेश्चन बना के आपके लिए वो तैयार करेगा। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हमें वी हैव टू सी इन एवरी एस्पेक्ट, उसकी हमको हर एक डायमेंशंस देखनी है। सारी डायमेंशंस में वो क्वेश्चन को देख के फिर हमको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि हम जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें वो एकदम परफेक्ट रहे हमारे लिए, हम उसको परफेक्टली उसको जो मार्क कर पाएँ। तो ठीक है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे सम अप करते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारी टीम का, हमारे चैनल का एक मोरल बिल्ट अप हो जाए, और इन फ्यूचर हम आपके साथ और सारी वीडियो शेयर करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।